पैरामीटर डिस्कशन करने के बाद अब हम लोग स्कीमेटिक सैम्बल देखेंगे। स्कीमेटिक सैम्बल जो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो किस तरह से होता है। सर्किट के अंदर अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हम यूज करेंगे तो यही स्कीमेटिक डायग्राम को फॉलो करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक मैंने सैम्बल का रिप्रेजेंटेशन किया है। ये जो सैम्बल का रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में बेसिकली आप 3 टर्मिनल देखेंगे, उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा टर्मिनल पावर सप्लाई का होता है। ठीक है, तो पहला जो टर्मिनल है वो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, जिसको हमने यहाँ पे माइनस दिखाया है। यहाँ माइनस होने के कारण ये क्या हो गया, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है। और यहाँ प्लस है, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है। मतलब सिग्नल इस पे हम देंगे तो यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो सेम फेज में मिलेगा, और यहाँ जो सिग्नल देंगे यहाँ पे आउटपुट जो मिलेगा वो हमको 180 डिग्री फेज शिफ्टेड मिलेगा। तो ये 2 हमारे इनपुट टर्मिनल हो गए, एक हमारा इन्वर्टिंग और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग। हम प्लस माइनस ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। प्लस अगर ऊपर लिख देंगे और माइनस नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस जहां लिखेंगे वो इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा, प्लस जहां लिखेंगे वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा। एक हमारा ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो होता है, वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो होता है वो हाई इनपुट इंपीडेंस होता है। मतलब कहने का कि ये टर्मिनल्स इज हैविंग व्हाट, हाई इनपुट इंपीडेंस। मैंने इसमें मेंशन भी किया है कि ये जो है इट हैज व्हाट, हाई इनपुट इंपीडेंस टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल्स आर हाई इनपुट इंपीडेंस टर्मिनल्स। ठीक है, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इसका एक आउटपुट टर्मिनल होगा। जो तीसरा टर्मिनल हम लोग कंसीडर करें वो लो इनपुट इंपीडेंस टर्मिनल होगा। क्या होगा, लो इंपीडेंस। तो इनपुट टर्मिनल का जो इंपीडेंस होगा वो वेरी हाई होगा, और आउटपुट टर्मिनल का जो इंपीडेंस होगा वो क्या होगा, लो होगा। और बिसाइड दिस 2 मोर टर्मिनल वी आर शोइंग। कभी कभी हम लोग इसको दिखाते हैं, या कहीं कहीं हम लोग इसको नहीं भी दिखाते हैं। नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे केसेस में हम लोग इस 2 पावर सप्लाई को लीव करके चलते कि अंडरस्टूड है कि उसके पास पावर सप्लाई होगा, इसलिए इस 2 टर्मिनल को बहुत जगह हम स्किप कर देते हैं सर्किट डायग्राम में। अगर आपको अगर कहीं पर स्किप करना हो तो आप सर्किट डायग्राम में इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप स्कीमेटिक सैम्बल बना रहे हैं तो वहां पे जरूर आप इसको शो करेंगे। तो 2 हमने सप्लाई शो की है, प्लस VCC और माइनस VCC। कहीं प्लस V लिख देगा, माइनस V लिख देगा, ऊपर में कहीं पे प्लस VCC, नीचे में माइनस VEE लिख देगा। तो ये डिफरेंट पावर सप्लाईज है इसके। जनरली हम लोग इक्वल पावर सप्लाई देते हैं, बट पोलरिटी क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये हमारा क्या है, स्कीमेटिक सैम्बल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ठीक है, हमने बताया कि ये हम लोग स्किप भी कर सकते हैं इस दोनों को। चलिए, तो ये टॉपिक आपका छोटा सा था। इस टॉपिक के में आपको सैम्बल के बारे में मैंने बताया कि किस तरह से सैम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन सर्किट डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम लोग करेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा हमारा ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप समझते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि कहां पे हम इनपुट सप्लाई दे रहे हैं और कैसे हम आउटपुट सप्लाई ले रहे हैं। ये चीज पहले हमने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या मॉसफेट वगैरह में देखा था कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है कि हम लोग इनपुट कहाँ पे देंगे और कौन से टर्मिनल को ग्राउंड करेंगे। आउटपुट हम लोग तो जहां से निकालते हैं, क्योंकि एक ही आउटपुट टर्मिनल ही है इसका, वहीं से आउटपुट निकाला जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ। और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, यहाँ पे हम फीडबैक के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। फीडबैक के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। जैसे ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, 2 प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलता है कि देयर विल बी नो एनी फीडबैक। देयर विल बी नो एनी फीडबैक। किसी प्रकार का फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अवेलेबल नहीं होगा। फीडबैक के बारे में आप जानते हैं, फीडबैक का मतलब होता है कि ए पार्ट ऑफ आउटपुट विल बी रिटर्न टू द इनपुट। मतलब इनपुट पे ए पार्ट ऑफ आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न बैक करते हैं। इसी को हम लोग फीडबैक बोलते हैं। तो यहाँ पे ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो किसी प्रकार का कोई फीडबैक नहीं होगा। कहने का ये मतलब है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में किसी प्रकार का कोई भी एक रिलेशन जो होगा वो हमारा डायरेक्ट रूप से नहीं होगा। ठीक है, मतलब इनपुट जो है
आउटपुट जो है वो इनपुट में किसी प्रकार का कोई वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। आप इनपुट देते जा रहे हो, आपको आउटपुट मिलता जाएगा। तो इस प्रकार का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें फीडबैक का इस्तेमाल नहीं होता, इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। अब इस ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बोले या फंक्शन बोले कि इसका जो गेन होता है वो बहुत ही हाई होता है। गेन क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। और जनरली गेन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर में वो गेन को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ए लिख दिया, वहां लिखा हुआ है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया? एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। अब देखिए, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो 3 प्रकार के ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपको मिलेंगे, जिसमें पहला डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, जो ऑलरेडी आप लोग डिटेल वे में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर? क्या करता है? वो डिफरेंस ऑफ इनपुट को एम्पलीफाई करके देता है, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी डिफरेंशियल एम्पलीफायर को पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि एग्जाम में अगर आपको आएगा तो आप वो जो पीछे हमने डिस्कस किया है उसमें से पॉइंट्स को जरूर यहाँ पे मेंशन करेंगे। कोई एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को लेकर के उसके डिफरेंस को आप दिखाएंगे एम्पलीफाई करके आउटपुट में। नेक्स्ट आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इसको भी मैंने थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं बताया है प्रीवियस क्लासेस में। और तीसरा हमारा क्या है? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो चलिए, हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में तो जानते हैं, हम लोग लिख सकते हैं उसके बारे में। हम लोग पढ़ते हैं सेकंड नंबर विच इज कॉल्ड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। आप देखो वहां पे मैंने डायग्राम बनाया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, वहां पे मैंने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का क्या बनाया? डायग्राम बनाया, ठीक है। आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर का भी डायग्राम बना सकते हो। यू कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अगर हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर के डायग्राम की बात करें तो कुछ आप ऐसा दिखा सकते हो। ये आपका आउटपुट है, यहाँ अगेन आप एक लोड रेसिस्टेंस दिखा सकते हो RL। यहाँ पे एक टर्मिनल ऐसा दिखाएंगे, लेट अस से दिस इज प्लस एंड यहाँ माइनस, ये इन्वर्टिंग, ऊपर नॉन इन्वर्टिंग है। सो यू कैन यूज ए रेसिस्टेंस एंड ए वोल्टेज सोर्स हियर। ग्राउंड कर देंगे, यहाँ भी आप एक रेसिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स आप बना सकते हो। इसको आप V1 दे दे, इसको V2 दे दे, इसको R2 दे दे, इसको R1 दे दीजिए। यहाँ गेन लिख दीजिए A, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो इन दोनों का हम डिफरेंस यहाँ पे काउंट करेंगे एंड दैट डिफरेंस इज गिवन बाय VID। VID मतलब इनपुट का डिफरेंस वोल्टेज, VID, ठीक है। क्लियर है आपको? ये VID डिफरेंस है। एक्चुअली ये VID जो है ये डिफरेंस है V1 माइनस V2 का। तो ये डिफरेंस हम यहाँ काउंट करें, गेन से मल्टीप्लाई होके आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? तो VID इंटू वट A, ये आउटपुट मिलेगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं इसको। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या बोलता है, इसको ध्यान से देखना है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज ए टाइप ऑफ ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये एक प्रकार का ओपन लूप क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन है। आप देख रहे हो आउटपुट से इनपुट के बीच में कोई फीडबैक नहीं दिया है, ऊपर में भी नहीं दिया है, नीचे में भी नहीं दिया है, ठीक है। फीडबैक देने का मतलब ये होता कि हमको इसको या तो इससे कनेक्ट करते या फिर ये आउटपुट को इस टर्मिनल से कनेक्ट करते। तो आउटपुट और इनपुट के बीच कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, फीडबैक नहीं है, इसलिए ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है। इस कॉन्फ़िगरेशन में आप देखिए तो जो हमारा इनपुट सिग्नल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये इनपुट सिग्नल हम लोगों ने कहाँ पे अप्लाई किया है? तो हमने यहाँ पे इसको कहाँ पे? इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया, ठीक है। आप लोग को विजिबल है, आई थिंक विजिबल होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। चलिए, ठीक है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये VI हमारा जो है, ये इनपुट मैंने कहाँ पे अप्लाई किया है? तो ये हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है, ठीक है। ये सारा हमारा सिग्नल का पार्ट ही है। RI इज द इंटरनल रेसिस्टेंस, सिग्नल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, तो इंटरनल रेसिस्टेंस के रूप में हम दिखा रहे। दिस इज ए पार्ट ऑफ व्हाट? सिग्नल सोर्स। एंड सिग्नल सोर्स वी आर अप्लाइंग सिग्नल सोर्स ऑन द व्हाट? निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव जो है, और इसको हम लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल का नाम देते हैं। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल उसको मैंने ग्राउंड कर दिया।
नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया। अब डिफरेंस अगर तुम निकालोगे तो ये डिफरेंस तुमको VI ही मिलेगा, ठीक है। ये रेसिस्टेंस बहुत ही लो होता है, कम होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, निग्लिजिबल मानते हैं। हाँ, ये ओपेम का इनपुट इंपीडेंस और रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है, लेकिन सिग्नल सोर्स को इसको बहुत कम मानते हैं, इसलिए हम मानेंगे कि यही वोल्टेज यहाँ पे हमको मिलेगा। और यहाँ पे वोल्टेज कितना मिला है, चूंकि ये ग्राउंड है तो 0 मिलेगा। डिफरेंस निकालोगे तो क्या मिलेगा, तुमको VI मिलेगा। अब एक बात तुमको ध्यान देना है कि यू आर अप्लाइंग द इनपुट सिग्नल एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो आउटपुट में जो तुमको मिलेगा ना, वो आउटपुट में तुमको कैसा मिलेगा, तो 180 डिग्री फेज शिफ्टेड मिलेगा। देखो माइनस साइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया। तुम चेक करके देख सकते हो V1 माइनस V2, यहाँ पे V1 VI और V2 0, तो 0 माइनस VI और इसी को एम्पलीफाई करके आउटपुट पे देगा और यहाँ पे हमको मिलेगा। तो इस प्रकार का एम्पलीफायर जो कि 180 डिग्री फेज शिफ्टेड सिग्नल को प्रोड्यूस करे, आउटपुट में एम्पलीफाइड सिग्नल को प्रोड्यूस करे, इस प्रकार के एम्पलीफायर को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलते हैं। और ये किस कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग आता है, किस कॉन्फ़िगरेशन के अंडर आता है, तो ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर आता है, ठीक है। इसको लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग नॉन इन्वर्टिंग का बात करेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का थ्योरी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो ये डायग्राम तो जरूर बनाएंगे और लिखेंगे कि जो हम लोग यहाँ पे इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दोनों पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जो हमको यहाँ पे इनपुट मिलेगा वो डिफरेंस मिलेगा और उस डिफरेंस को वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर अपने वोल्टेज गेन से मल्टीप्लाई करके आउटपुट में प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज नोन एज डबल इंडेड डिफरेंशियल एम्पलीफायर और ये एक प्रकार का ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल है, ठीक है। देखो थर्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट डिफरेंशियल एम्पलीफायर था, इसका डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, डिस्क्रिप्शन मैंने बोला कि आप लिख भी सकते हैं 2-3 पॉइंट। सेकेंड इज द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसमें आउटपुट जो मिलेगा वो इनपुट के मुकाबले 180 डिग्री फेज शिफ्टेड मिलेगा और वो गेन से मल्टीप्लाई होगा। इसको ओपन लूप गेन बोलते हैं। ये जो ए आप देख रहे हैं इसको ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। उसी तरह नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आप देख पा रहे होंगे कि सिग्नल जो है वो हम लोग कहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज योर सिग्नल सोर्स। ये पूरा जो दोनों मिला करके इसको हम बोलेंगे सिग्नल सोर्स, ठीक है। वहां भी वो सिग्नल सोर्स था, इसको अगर आप मिला दें तो ये सिग्नल सोर्स है, सिग्नल सोर्स, ठीक है। तो सिग्नल हम कहां पे अप्लाई कर रहे हैं, सिग्नल हम लोग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं इस केस में, और इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा ग्राउंडेड है। डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज आप निकालेंगे V1 माइनस V2 तो पॉजिटिव आएगा और वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर से, और आउटपुट में आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें भी आप देख रहे हैं किसी प्रकार का कोई फीडबैक लूप का यूज नहीं हुआ इसमें। तो जो आउटपुट सिग्नल आपको मिलेगा एम्पलीफाइड रूप से वो किससे मल्टीप्लाई होगा, ओपन लूप गेन से, और जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो इन फेज मिलेगा। क्या मिलेगा, इन फेज टू द इनपुट सिग्नल। जैसा इनपुट सिग्नल का फेज होगा वैसा ही हमको आउटपुट सिग्नल का फेज मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर मान लो हम इनपुट सिग्नल ऐसा दिखाएं तो आउटपुट सिग्नल आपको इस तरह से एम्पलीफाइड रूप से मिलेगा। और इस केस में अगर हम इनपुट सिग्नल आपको इस तरह से दिखाएं छोटा सा यहाँ पे, तो आउटपुट तो आपको यहाँ पे कैसा मिलेगा, एम्पलीफाइड मिलेगा, लेकिन इसका फेज क्या होगा, 180 डिग्री शिफ्टेड होगा, ठीक है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग करते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट बात क्या करते हैं, इसको मैंने नीचे स्टार के रूप में दिखाया, ये आपको लिखना भी है, इसमें कुछ और पॉइंट्स हम लोग ऐड करेंगे। कहता है कि जितने भी ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यूज किए हैं इसमें जो इनपुट वोल्टेज हम लोग देते हैं वो काफी स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 0 पॉइंट समथिंग के रिस्पेक्ट में। तो यही यहाँ पे लिखा है कि इन ऑल एबव ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ओनली अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज कैन बी अप्लाइड।
इसमें स्मॉल वैल्यू ऑफ इनपुट आइदर आप इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करो या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करो तो स्मॉल वोल्टेज आपको देना होगा। अगर ये स्मॉल से ज्यादा हुआ, इवन कि ये 1 हो गया, 1 वोल्ट हो गया, मतलब 0 पॉइंट समथिंग से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, 1 वोल्ट मान लो, हम 1 वोल्ट तो बहुत ज्यादा बोल दी, 0.5 वोल्ट की भी अगर हम बात करें, स्लाइटली ग्रेटर देन व्हाट 0 वोल्ट, इसके लिए वो ज्यादा हो गया, ठीक है, हमारे लिए वो कम है, 0 पॉइंट समथिंग हमारे लिए कम है, लेकिन ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के लिए ज्यादा हो गया। तो यही बोल रहा है कि इन ऑल एबव ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन only very small value of the input voltage can be applied. Even for slight greater voltage level means 0.5, 0.6, 0.8, the output is driven to saturation. आउटपुट कहां चला जाएगा? सैचुरेशन में चला जाएगा, आउटपुट सैचुरेशन में हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज सैचुरेशन में हमारा चला जाएगा तो वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यही कारण है कि इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, हम लोग ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि आउटपुट इज ड्रिवन इनटू सैचुरेशन, ठीक है। तो इन तीनों को देख करके हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने स्लाइटली ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज दे दिया तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा या तो पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव सैचुरेशन को अचीव करेगा, या तो पॉजिटिव में सैचुरेट हो जाएगा या फिर निगेटिव में सैचुरेट होगा या फिर ये पॉजिटिव निगेटिव सैचुरेशन के बीच में रहेगा। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज नॉट यूज्ड। तो एक पॉइंट और आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे कि ड्रिवन इनटू सैचुरेशन, हेंस फॉर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, आप यहाँ पे लिखेंगे जरूर, हम डिक्टेट आपको कर रहे हैं, आप लिखेंगे इस चीज को, हेंस इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउटपुट इज आइदर पॉजिटिव सैचुरेशन और इन निगेटिव सैचुरेशन और इट इज in between positive or negative saturation if we applied slightly greater voltage in the operational amplifier as an input, ठीक है। स्लाइटली अगर ग्रेटर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो या तो ये निगेटिव सैचुरेशन में या पॉजिटिव सैचुरेशन में या फिर उन दोनों के बीच में रहेगा। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट यूज्ड इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। इस बात को आप मेंशन जरूर करेंगे, ठीक है, ठीक है। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के बाद सेकंड नंबर हम लोग क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखेंगे। अब जैसा कि आपको मैंने ओपन लूप में बताया कि उसमें किसी प्रकार का कोई भी फीडबैक अप्लाई नहीं होगा, आउटपुट और इनपुट के बीच किसी प्रकार का कोई भी एक कनेक्शन हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे। जबकि क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम आउटपुट से इनपुट के बीच में एक पाथ प्रोवाइड कराएंगे, एक फीडबैक प्रोवाइड कराएंगे, आइदर डायरेक्टली और बाय एनी अदर सर्किट। उसमें हम कोई और अदर सर्किट के थ्रू कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम रजिस्टर के थ्रू क्या कर सकते हैं? फीडबैक प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरह का जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा, वो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा। अब जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन होगा उसको क्लोज लूप गेन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जब हम लोग क्या करते हैं कि एक फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं, और ये फीडबैक क्यों दिया जाता है? ये फीडबैक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन लीनियर रीजन। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने नहीं देखा, हम कैरेक्टरिस्टिक जब बताएंगे उसमें देखेंगे कि उसमें एक लीनियर रीजन होता है और हमेशा हम चाहते हैं कि मेरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर लीनियर रीजन में वर्क करे। अगर हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो लीनियर रीजन में ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्क करे ये गारंटी नहीं है, और अगर वो लीनियर रीजन में वर्क नहीं करेगा तो देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। इसलिए इस चीज को यूटिलाइज करने के लिए कि ये लीनियर रीजन में वर्क करे, हम लोग इसको क्या करते हैं? फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं, और फीडबैक प्रोवाइड कराने के कारण जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनता है उसको क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। अब इसमें दो तरीके का क्लोज लूप
कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, दो तरीके का फीडबैक होगा। एक हमारा बोल रहा है कि अगर सिग्नल फीडबैक, जो सिग्नल हम फीडबैक करा रहे हैं, इज आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट, देन फीडबैक इज रेफर्ड टू एज ए निगेटिव और डीजेनरेटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं, निगेटिव या डीजेनरेटिव। याद रखना है कि कब निगेटिव या फिर निगेटिव को ही डीजेनरेट फीडबैक बोलते हैं। तो इफ द सिग्नल फीडबैक इज आउट ऑफ फेज by 180 degree with respect to input, then feedback is referred to as a negative or degenerative feedback. And if signal is in phase or 0 degree, in phase को 0 degree बोलते हैं, with that of the input, then feedback is referred as positive or regenerative feedback. ठीक है। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है आइदर पॉजिटिव नेगेटिव, हम लोग यहाँ पे जो कन्फाइन करेंगे अपने यहाँ पे जो डिस्कशन हो वो निगेटिव फीडबैक के लिए कन्फाइंड करेंगे, डीजेनरेटिव फीडबैक के लिए करेंगे, पॉजिटिव के लिए नहीं करेंगे। पॉजिटिव का कंसेप्ट ऑसिलेटर्स में होता है। तो यहाँ पे जनरली हम एम्पलीफायर का जो डिस्कशन करेंगे वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, और एम्पलीफायर जो होता है वो निगेटिव फीडबैक पे वर्क करता है। सो वी आर नॉट हैविंग एनी कंसर्न विद द पॉजिटिव फीडबैक, वी आर ओनली कंसर्न विद द निगेटिव फीडबैक। तो जब हम निगेटिव फीडबैक की बात करेंगे तो यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन होगा एज पर द निगेटिव फीडबैक सिस्टम, देयर आर टू टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन का स्टडी कर रहे हैं। और ये क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक दोनों से बनेगा, लेकिन हमको चूंकि एम्पलीफायर का डिस्कशन करना है इसलिए हम लोग निगेटिव फीडबैक को यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे। अब यहाँ से पॉजिटिव फीडबैक आपको लीव कर देना है, ओनली निगेटिव फीडबैक को हम लोग आगे लेके चलेंगे। तो ये जो निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन में दो टाइप का हमारा क्या होता है, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन होता है। हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दूसरा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग जिसको वोल्टेज शंट और नॉन इन्वर्टिंग को वोल्टेज सीरीज बोलते हैं। ठीक है ना, वोल्टेज शंट एंड वोल्टेज सीरीज हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अब जब हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को निगेटिव फीडबैक के रूप में यूज कर रहे हैं, ये दो कॉन्फ़िगरेशन के रूप में जब हम यूज कर रहे हैं, तो कुछ चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि देयर आर टू बेसिक फीडबैक कनेक्शन। आपने ऊपर में देखा, एक इन्वर्टिंग और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ दीज टू कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में मैंने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ठीक है ना, यहाँ पे डॉट दे दिया है, शॉर्ट में लिखा है। हमको दो एजम्पशन लेना पड़ेगा। क्या क्या दो एजम्पशन लेना पड़ेगा, ये दो एजम्पशन ये कह रहा है कि द करेंट ड्रॉन बाय आइदर ऑफ द इनपुट टर्मिनल, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, है ना, इज निग्लिजिबल। करेंट ड्रॉन बाय आइदर ऑफ द इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल विल निग्लिजिबल, बहुत कम होना चाहिए, बिल्कुल जीरो होना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाए, दिस इज व्हाट ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर अब हम फीडबैक का यूज करेंगे। आगे आप देखेंगे यहाँ पे हम अब फीडबैक का यूज करेंगे। दिस इज व्हाट ए फीडबैक, वी हैव अप्लाइड द प्रॉपर फीडबैक। तो अगर मान लो ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग, ये इन्वर्टिंग और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो यहाँ पे करंट नहीं जाना चाहिए, 0 एम्पियर, और इस टर्मिनल पे करंट नहीं जाना चाहिए। मतलब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा। आगे हम इस बात को और मोर स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करेंगे कि इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, आइडियली प्रैक्टिकली वेरी हाई होता है। तो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ करंट इज ड्रॉन बाय द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसका जो एजम्पशन यहाँ पे होगा कि इनपुट टर्मिनल्स जो होंगे इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, दैट विल ड्रॉ ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। और दूसरा कह रहा है कि द डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज मस्ट बी 0, और जो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोग जब इस दोनों को एक्सप्लेन करेंगे तो उसके लिए दो एजम्पशन आपको क्या करना पड़ेगा, नोट डाउन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट हम लोग इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग को एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया है कि जो फीडबैक यहाँ पे हम देंगे वो निगेटिव फीडबैक होगा। पॉजिटिव फीडबैक का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे
यूटिलाइज नहीं करते हैं हम लोग, केवल और केवल निगेटिव फीडबैक का कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो पहला हमारा कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डायग्राम आप देख सकते हैं। इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आप देखो क्या क्या चीज है। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, इसका डिस्क्रिप्शन भी हमने यहाँ पे दिया है। दिस सर्किट इज मोस्ट वाइडली यूज सर्किट, इसका बहुत ज्यादा यूज हम लोग करते हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सबसे ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है। दूसरा क्या है, आउटपुट वी नॉट जो है उसमें से हम फीडबैक दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ये क्लोज लूप सिस्टम है, तो आउटपुट से क्या दिया जा रहा है, फीडबैक दिया जा रहा है। किसके थ्रू फीडबैक दिया जा रहा है, तो इस रसिस्टर के थ्रू फीडबैक दिया जा रहा है। इसको इनपुट को, इस रसिस्टर और इस रसिस्टर को, इस रसिस्टर को फीडबैक रसिस्टर बोला जाएगा, आरएफ। दिस रसिस्टर इज व्हाट, फीडबैक रसिस्टर आरएफ, है ना। और हमारा R1 जो है उसको हम इनपुट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है इसमें कि द इनपुट सिग्नल हम एसी और डीसी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एसी भी अप्लाई कर सकते हैं और डीसी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो द इनपुट सिग्नल एसी और डीसी इज अप्लाइड टू इन्वर्टिंग टर्मिनल थ्रू R1। देखो ये कहाँ अप्लाई किया गया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये कैसा टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम लोग इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं थ्रू रजिस्टर R1। ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पॉजिटिव है, इट इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। वो क्या है, हमारा ग्राउंडेड है। नेक्स्ट, क्लोज लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज रिप्रेजेंटेड बाय ACL। ये क्लोज लूप गेन है। ओपन लूप गेन को हम लोग A से रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्लोज लूप गेन को A और नीचे में स्मॉल CL लिखेंगे, मतलब छोटा सा CL लिखेंगे कैपिटल में। ध्यान रखना है A बड़ा होना चाहिए, उसके सफिक्स में CL होना चाहिए। ऐसा ना लिख दे आपकी बाद में खुद कंफ्यूज हो जाए, ACL उसको पढ़े, है ना। बहुत बार होता है, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, है ना। छोटा सा लिखते हैं A और यहाँ CL लिखते लिखते इसको ACL बाद में खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए A थोड़ा बड़ा लिखेंगे, CL को छोटा नीचे में उसके सफिक्स में लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डायग्राम हो गया। अब इसका हमको क्या करना होता है, एग्जाम में गेन कैलकुलेट करने को देता है। क्लोज लूप गेन ACL की वैल्यू निकालने के लिए देगा। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ACL, इसको निकालने के लिए हम लोग अब यहाँ पे KCL का यूज करेंगे। ACL निकालने के लिए KCL का यूज किया जाएगा। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ का यूज किया जाएगा। उससे पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहे हैं आपको, जिसको हम आगे मोर डिटेल में बताएंगे। मोस्ट ऑफ द केस ये सिविल वाले को पढ़ना है, आप लोग को मैकेनिकल को तो शायद नहीं दिया है। बाकी आप इसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। न्यूमेरिकल बनाने में या एप्लीकेशन जब हम करेंगे तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज होगा। कंसेप्ट का नाम है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। तो अभी हम फिलहाल आपको इसके लिए वर्चुअल ग्राउंड बता देते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल वे में उसको देखेंगे। ठीक है। वर्चुअल ग्राउंड क्या बोलता है, इस बात को समझिए कि अगर ये टर्मिनल मेरा ग्राउंड पे है तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि ग्राउंड पे है तो ग्राउंड का वोल्टेज क्या होता है, 0 वोल्ट। मीन्स इस टर्मिनल का वोल्टेज होगा 0 वोल्ट। ठीक है। तो ये जो टर्मिनल होगा ये वर्चुअली ग्राउंड है, तो यहां का भी हम लोग क्या लेंगे, 0 वोल्ट। ठीक है ना, 0 वोल्ट हम लोग लेंगे। अब देखो डिफरेंस भी मैंने 0 लिया है, तो दिस पॉइंट A इज एट वर्चुअल ग्राउंड। हम यहां पे A लिख देते हैं। A जो पॉइंट है वो वर्चुअल ग्राउंड में है, तो A पॉइंट के ऊपर जो है ना वोल्टेज 0 होगा, बिकॉज इट इज वर्चुअली कनेक्टेड विद दिस। और अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा, ये हम कंसीडर करके चलते हैं। और डिफरेंशियल वोल्टेज भी 0 है, डिफरेंशियल वोल्टेज भी हमारा क्या है, 0 है। तो यहां से भी ये कंसेप्ट आता है। तो वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट बोलता है कि ये जो वोल्टेज इस A टर्मिनल पे होगा वो क्या होगा, 0 होगा। चलिए हम लोग गेन निकाल लेते हैं, इसको मैथमेटिकल एनालिसिस बोलते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं।
तो गेन कैसे निकलेगा, एग्जाम में देता है क्लोज लूप गेन निकालने के लिए, आइदर इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, दोनों केसेस में हम लोग गेन को निकाल के देख सकते हैं। चलिए, तो हमारा टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ क्लोज लूप गेन, कैलकुलेशन ऑफ क्लोज्ड लूप गेन। ठीक है, अब देखो क्लोज लूप गेन निकालने के लिए क्लोज लूप गेन को हम लोग किससे, ए सी एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लोज लूप गेन निकालने के लिए आप देखो, यहां से जो करंट चला उसको मैंने I1 मान लिया, इनपुट मैंने दिया, ये AC भी हो सकता है, DC भी हो सकता है। यहां से जो करंट चला उस करंट को मैंने I1 मान लिया, वो करंट यहां तक ट्रेवल होके आएगा, इस पॉइंट से वो करंट इधर के तरफ मुड़ जाएगा, मतलब कहने का ये करंट ऐसे आएगा और इधर चला जाएगा, इधर जीरो करंट जाएगा। आपने एजम्पशन में स्पेसिफाई किया कि ओपेम का जो टर्मिनल होता है जीरो करंट ड्रॉ करता है, निग्लिजिबल करंट ड्रॉ करता है, और आगे हम बताएंगे इसका इनपुट इंपीडेंस इतना हाई होता है कि ऑलमोस्ट ये जीरो करंट ड्रॉ करता है। तो कहने का मतलब है यहां से जो करंट I1 आया वो करंट पूरा का पूरा इधर चला गया, क्योंकि ओपेम ने किसी प्रकार का कोई करंट ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, एंड यहां का वोल्टेज मैंने क्या कर लिया, जीरो। तो इस चीज को हम लोग यहां स्पेसिफाई करते हैं कि द वोल्टेज एट पॉइंट ए, वोल्टेज एट पॉइंट ए, ठीक है, इज व्हाट, जीरो। ठीक है ना, बिकॉज it is virtually grounded, ठीक है ना, दैट इज, हम मान ले VA इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां का वोल्टेज VI और यहां का वोल्टेज जीरो, वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ I1। KCL में मैंने आपको बताया था डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज लेते हैं डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, एंड दैट इज नथिंग बट इट इज द करंट। ठीक है, तो हम यहां पे करंट निकाल सकते हैं I1, दिस इज इक्वल टू, कैसे बताया था KCL में, मैंने बोला था कि जिधर से करंट जाएगा वो हायर पोटेंशियल होगा, जिधर को करंट जाएगा वो लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ VI इज द हायर पोटेंशियल, करंट इधर से जा रहा है, और ए पॉइंट पर VA हमारा क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल, जो कि क्या है, जीरो है हमारा। ठीक है, तो VI इज द हायर पोटेंशियल माइनस VA इज नथिंग बट जीरो, एंड अपॉन रेसिस्टेंस R1, ये R1, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू VI डिवाइडेड बाई R1। ये हमारा निकल गया करंट। ठीक है, चलिए ये बात भी क्लियर हो गया। अब यही करंट घूम के यहां चला गया, क्योंकि कोई करंट यहां नहीं गया है, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल पे जाने वाला करंट जीरो है, तो करंट इधर निकल गया। अब देखो इस दो पॉइंट के बीच में यहां का वोल्टेज VA है और यहां का वोल्टेज V0 है। ठीक है, हम अगेन यहां निकाल सकते हैं, करंट के वैल्यू को दिखा सकते हैं। तो ऑल्सो हम यहां लिख सकते हैं, ऑल्सो दिस I1 इक्वल टू, अगर हम यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज कंसीडर करें तो इस I1 का वैल्यू हम दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। एक तो यहां का वोल्टेज लिया गया तो I1 की वैल्यू मिली, और हम यहां और यहां का वोल्टेज लेंगे तो अगेन I1, क्योंकि इसमें भी कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 ही फ्लो हो रहा है। करंट यहां से चला और पूरा का पूरा वहां चला गया। ऑल्सो I1 इक्वल टू कैसे जा रहा है, जीरो से V0, यहां पर वोल्टेज क्या है, जीरो,
और यहाँ का वोल्टेज क्या है, वी नॉट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई आर एफ। ठीक है, अब दोनों तो I1 की वैल्यू ही है, दोनों को बराबर कर सकते हैं, दोनों बराबर करंट होगा। तो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों I1 का वैल्यू है, बराबर कर दीजिए। दिस विल बी इक्वल टू VI अपॉन R1, दिस इज इक्वल टू माइनस V नॉट अपॉन व्हाट, RF। ठीक है, ये माइनस V नॉट अपॉन RF हो जाएगा, इसको लिख लें आप, माइनस V नॉट अपॉन RF, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से अगर हम V नॉट अपॉन VI निकाले तो कितना हो जाएगा, V नॉट अपॉन VI। ठीक है, दिस शुड बी नथिंग बट इक्वल टू माइनस RF डिवाइडेड बाई R1। एंड व्हाट इज V नॉट अपॉन VI, आउटपुट अपॉन इनपुट को ही तो हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। आउटपुट अपॉन इनपुट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। सो दिस इज नथिंग, दिस V नॉट अपॉन VI, this is called what, gain, and it is represented by ACL, और ACL की वैल्यू माइनस RF अपॉन R1 आ गया। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया क्लोज लूप गेन का। कैसे हमने लाया है ये भी हम लोगों ने देख लिया। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ क्लोज लूप गेन इन केस ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में भी हम लोग क्लोज लूप गेन निकालेंगे। ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज गेन, और ये कैसा वोल्टेज गेन है, क्लोज लूप वोल्टेज गेन। दिस इज क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन फॉर नॉन इन्वर्टिंग, सॉरी, फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। कैसा एम्पलीफायर का है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। ठीक है, चलिए ये डेरिवेशन याद रखना, एग्जाम में पूछता है। चलिए तो सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। फर्स्ट हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखा और उसका हमने गेन कैलकुलेट किया है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। इसमें इनपुट जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो हम लोग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपने देखा था कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम लोगों ने इनपुट अप्लाई किया था, यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई करेंगे, फीडबैक हमारा वहीं पे होगा। ठीक है, चलिए तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि सिग्नल हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग पे, एंड फीडबैक इज अप्लाइड टू इन्वर्टिंग टर्मिनल, द सर्किट एम्पलीफाइज विदाउट इन्वर्टिंग द इनपुट। उस केस में आपने देखा था गेन निगेटिव आया था। निगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो सिग्नल आउटपुट में मिलेगा एम्पलीफाई होके तो मिलेगा लेकिन आउट ऑफ फेज मिलेगा 180 डिग्री। निगेटिव साइन इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था। अभी अभी आपने देखा था कि हमने जो क्लोज लूप गेन निकाला था इन केस ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एंड दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन व्हाट, R1, माइनस RF अपॉन R1। ये जो माइनस साइन किस चीज को बताता है, सिग्नल तो एम्पलीफाई होगा, इनपुट में आपने ऐसा सिग्नल दिया है तो आउटपुट में आपको ऐसा सिग्नल मिलेगा एम्पलीफाई होकर के, यही माइनस साइन बताता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो गेन कैलकुलेशन करेंगे इसका, क्लोज लूप गेन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो गेन कैसे कैलकुलेट होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले तो सेम चीज, कंसिडरेशन हमारा वही होगा, करंट इस ओपेम के क्रॉस जीरो होगा। यहां करंट इस ओपेम के क्रॉस क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और हमने कंसिडरेशन में पहले बताया था कि VID भी क्या होता है, जीरो होता है। डिफरेंशियल वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस चीज को यहां स्पेसिफाई करते हैं कि एज डिफरेंशियल वोल्टेज, एज VID इक्वल टू व्हाट, जीरो,
सो वी कैन से दैट व्हाट इज VID, डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ के वोल्टेज का डिफरेंस। यहाँ का वोल्टेज मैंने माना VA, लेट अस सपोज दिस इज व्हाट VA, एंड माइनस यहाँ का वोल्टेज कितना है, इस टर्मिनल का वोल्टेज, हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज कितना है VI, सो दिस इज व्हाट VI, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहां से हम कह सकते हैं कि VA इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट VI। यहां जो वोल्टेज हमने VA दिया है, हमने मेंशन नहीं किया है, आप यहां पे वोल्टेज VA मेंशन कर लेंगे, तो VA का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, VI के बराबर हो जाएगा। अब ये जो R1 और RF है, ये एक पोटेंशियल डिवाइडर रेसिस्टर है ना, R1 और RF जो है ये पोटेंशियल डिवाइडर रेसिस्टर है, R1 एंड RF here R1 and RF is potential divider रेसिस्टर है ना, बिहेव कर रहा है उसी तरह, पोटेंशियल डिवाइडर रेसिस्टर के तरह बिहेव कर रहा है। तो हम वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं, हम कौन सा वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं, यहाँ के क्रॉस वोल्टेज, और ये वोल्टेज किसके बराबर है, VA इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट VI, वहां से। तो हम यहाँ VI अगर निकालना चाहें, यहाँ पे यहाँ ग्राउंड है और VI, तो पोटेंशियल डिवाइडर कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल यूज कर सकते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है कि जहां का वोल्टेज निकालना है उस वोल्टेज को लिखो, तो हम लिख रहे हैं यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल बोलता है जहां का वोल्टेज लिखना है, निकालना है, वहां का वोल्टेज लिखिए, मैंने लिख दिया। इसका सोर्स वोल्टेज अब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा सोर्स वोल्टेज, तो मैंने यहां सोर्स वोल्टेज लिख लिया। बोलता है जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालना उसका रेसिस्टेंस लिखो, इसके क्रॉस वोल्टेज हमको निकालना है, तो मैं इसका रेसिस्टेंस लिख लेता हूं R1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेसिस्टेंस R1 प्लस RF। सो हाउ वी हैव रिटन दिस वन, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवीजन रूल। चूंकि ये दोनों पोटेंशियल डिवाइडर रेसिस्टर है, तो हम यहाँ का वोल्टेज निकालेंगे, यहाँ का वोल्टेज जो कि VA है, जो कि बराबर VI के है, तो मैंने वहां VI लिख दिया, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट VI। आप इसको यहाँ पे VA भी दे सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल बोलता है जहां का वोल्टेज निकालना उसका सोर्स वोल्टेज, ये हो गया सोर्स वोल्टेज, उसके क्रॉस रेसिस्टेंस R1 एंड सम ऑफ द रेसिस्टेंस। ठीक है, इसको रीअरेंज करते हैं हम, यहां पे इन दोनों के मदद से निकालते हैं V0 अपॉन VI, इज इक्वल टू R1 प्लस RF divided by R1, and this is nothing but 1 plus RF divided by R1। ठीक है, ये हो गया। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज वोल्टेज गेन, ये हमारा क्या है, वोल्टेज गेन, क्लोज लूप वोल्टेज गेन इन केस ऑफ नॉन इनवर्टिंग, एंड दिस इज नथिंग 1 प्लस RF डिवाइडेड बाय R1। ये एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए देता है, तो आपने दोनों केस में देख लिया। दिस इज द क्लोज लूप वोल्टेज गेन। क्लोज लूप वोल्टेज गेन हमने इन्वर्टिंग के केस में भी देखा और नॉन इन्वर्टिंग के केस में भी देखा। इन्वर्टिंग के केस में कितना आया था, ACL माइनस RF अपॉन व्हाट R1, और यहां पे आप देख रहे हैं 1 प्लस RF अपॉन R1 आया है। दिस इज नथिंग बट 1 प्लस RF अपॉन R1। इसको अच्छे से लिखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 1 यहां है और प्लस यहां है। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके वोल्टेज गेन को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।